वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का सिलसिला चल रहा है। कल कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स की तरफ से जो दलीलें दी, दमदार तर्क दिए और इन तर्कों के बाद जो आज जिस तरह से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कमजोर तर्क दिया, बेतुके और ऐसे तर्क दिए जिसे आप देख करके सुन करके हंसेंगे। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ हम ये बताएंगे कि कैसे कपिल सिब्बल के दमदार तर्कों के जवाब में जब तुषार मेहता की बारी आई और उन्होंने इस मुद्दे पर बहस करते हुए जो दलीलें दी वो मजहका खेज थीं, वो ऐसी दलीलें थीं, इतनी कमजोर थीं जिससे ये पता चल रहा था कि सरकार ने जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फाइनल किया है उसका मकसद क्या है और उस छुपे हुए मकसद को बचाने के लिए तुषार मेहता ने बेतुकी दलीलें दे करके किसी भी तरह से कोर्ट में अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। तो आइए एक एक करके कपिल सिब्बल और सरकार के वकील की भूमिका निभा रहे तुषार मेहता के तर्कों दलीलों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर कल यानी कि 20 मई को जब अदालत में बहस हुई, चीफ जस्टिस बी आर गवई और मसीह की बेंच ने इसके सुनना शुरू किया तो कपिल सिब्बल ने जो तर्क दिए और उसके जवाब में जो दलीलें पेश की तुषार मेहता ने, उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे सरकार का पक्ष इस मामले में न सिर्फ कमजोर है बल्कि उसकी मंशा भी कुछ ऐसी है जो मुसलमानों की धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप करती है। कपिल सिब्बल ने कल की बहस में कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो मुसलमानों की जगह पर 11 मुसलमानों के बजाय गैर मुस्लिमों को जो जगह देने का मकसद है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है, वो उनकी धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप करना चाहती है। सिब्बल ने यहाँ तक कहा कि सिखों के धार्मिक संगठनों में या फिर हिंदुओं के न्यास बोर्डों में मुसलमानों का या फिर गैर हिंदुओं का रखने का जब कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसी सूरत में सरकार ने जो मौजूदा जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया है उसमें गैर मुस्लिमों को रखने का क्या तुक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये उनकी धार्मिक आजादी का उल्लंघन इसलिए भी है कि जिस तरह से ये बोर्ड बनाए जाएंगे या फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी, उसके जो सदस्य होंगे वो 11 में से 7 गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो इससे साफ साफ मंशा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमानों की धार्मिक आजादी को हस्तक्षेप करने की कोशिश है। इसके जवाब में आज जो आर्गुमेंट पेश किया तुषार मेहता ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो बोर्ड और काउंसिल में मेंबरों के लिए जो आवश्यक शर्तें रखी गई हैं उसको समावेशी बनाने की कोशिश की गई, इसके पीछे किसी तरह की मंशा नहीं है। तो देखिए कि कैसा कमजोर तर्क सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है। वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से कपिल सिब्बल ने जब अपनी दलीलें पेश की तो उन्होंने कहा कि कई ऐसी मस्जिदें हैं, कई तारीखी इमारतें हैं जो सदियों से हैं और जिनके पास कोई कागजात नहीं है, वो कागज है। कई ऐसे इमाम बाड़े हैं या धार्मिक ऐसे कई इमारतें हैं जिनको वक्फ बाय यूजर यानी कि सदियों से उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर इसको हटाया जाता है, वक्फ बाय यूजर को खत्म किया जाता है, तो वैसी सूरत में सैकड़ों ऐसी मस्जिदें होंगी तारीखी जो सदियों से हैं और ऐतिहासिक महत्व की हैं, उनको सरकार अपने अधिग्रहित कर सकती है। इसके जवाब में जो तुषार मेहता ने कहा है, उनका ये कहना है कि वक्फ बाय यूजर एक कानूनी पक्ष है और सरकार ने उसे कानूनी रूप से स्वीकार किया है, तो सरकार अगर चाहे तो कानूनी रूप से उसे वापस भी ले सकती है। ऐसी सूरत में अगर आप देखेंगे तो भारत में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, कई ऐसे मठ हैं जिनके कोई कागजात नहीं है, लेकिन उस पे इस तरह का कोई भी एक अलग से एक्ट नहीं बनाया गया है। तो इससे भी तुषार मेहता की जो सरकार की जो मंशा है और तुषार मेहता जिस तरह से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से दलीलें दे रहे हैं, उससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार की कोई छुपी हुई मंशा है और इस तरह की प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने के लिए।
जैसा कि हमने कहा कि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में कल ये कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता मुसलमानों की या किसी की भी फंडामेंटल राइट है। ऐसी सूरत में सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया है वो उनके फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप का मामला बनता है। इसके जवाब में एक बड़ी ही बेतुकी दलील तुषार मेहता ने दी, इतनी बेतुकी दलील दी जिसे आप भी सुनेंगे तो सरकार की मंशा और तुषार मेहता की जो दलील देने की जो क्षमता है उस पे सवाल उठने लगता है। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी अमल है लेकिन इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है तो ऐसी सूरत में इसे फंडामेंटल राइट करार नहीं दिया जा सकता। अब बताइए कि इस्लाम में एसेंशियल पार्ट्स 5 माने जाते हैं: हज, नमाज, रोजा, ज़कात, और बाकी चीजें प्रॉफिट के आदेश के अनुसार आती हैं और उसमें वक्फ की बात है। और उस आधार पर अगर मुसलमानों के पूर्वजों ने प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसमें हस्तक्षेप करना क्या मुसलमानों की मजहबी आजादी पे हस्तक्षेप नहीं है? तो इतनी बेतुकी दलील दे करके तुषार मेहता ने एक तरह से आत्मरक्षा की कोशिश की है, सरकार को बचाने की कोशिश की है। और इस तरह की दलीलें अदालत में कितनी ठहर पाएंगी ये देखने वाली बात है। तुषार मेहता ने अपनी दलील में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सरकार अपनी भूमि की रक्षा करेगी और अगर चाहे भूमि की रक्षा करेगी और अगर वक्फ की प्रॉपर्टी हो और उसे वक्फ घोषित भी कर दी गई हो तो सरकार का यह अधिकार है कि वो उसे अधिकृत कर ले। बताइए कितना तर्क है या कुतर्क है, ये आप भी देख करके समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे पेटिशनर्स की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कपिल सिब्बल ने जो तर्क दिया और उसके जवाब में सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो अपनी दलीलें पेश की, इन दोनों का कंपैरिजन करने से आपकी समझ में क्या आता है। और इस जिस तरह की कमजोर दलीलें तुषार मेहता ने दी और तुषार मेहता ने दी और बेतुकी बातें की, इस पर आपकी क्या राय है आप भी हमें बताइएगा। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा।